नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकेंड ईयर कोर्स में, मतलब मीन्स एलएलबी 3 इयर्स का जो सेकेंड ईयर कोर्स है उसमें फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है। और पेपर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन 2। मीन्स आप सीपीसी को एक बार पढ़ चुके हैं और ये इस बार जो आपको मिल रहा है ये दूसरा हिस्सा है सीपीसी का। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो दूसरा हिस्सा है, इसके सिलेबस को लेकर के हम लोग पहले एक बार बात कर लेते हैं। पहली यूनिट में जजमेंट एंड डिग्री के बारे में है। जजमेंट का मतलब क्या होता है, निर्णय का मतलब क्या होता है, डिग्री आज्ञाप्ति, शायद हिंदी आज्ञाप्ति है, क्या होता है उसका जो जजमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसके एसेंशियल क्या है, जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, जजमेंट के कंटेंट्स क्या है, जजमेंट के अंदर क्या अल्टरेशन हो सकता है या नहीं। उसके बाद डिग्री है। डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री के एसेंशियल्स क्या क्या है, डिग्री के टाइप्स क्या हैं, प्रीलिमिनरी डिग्री का मतलब क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो क्या डिग्री हो सकते हैं, इस प्रकार से भी पूछा जाता है आपसे। ड्राइंग अप ऑफ अ डिग्री, कॉन्टेंट्स एंड डिग्री इन पर्टिकुलर केसेस, इंटरेस्ट और कॉस्ट को लेकर के भी कभी कभी सवाल बनता है। और मुख्यतः जो सवाल बड़ा बनता है वो जजमेंट और डिग्री के संबंधों पर, या कहें जजमेंट और डिग्री में अंतर क्या होता है, या कहें कि जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट को लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है, उसकी भी हम लोग चर्चा अलग से कर लेते हैं। दूसरी यूनिट एग्जीक्यूशन की है, ऑर्डर 21 की है। एग्जीक्यूशन में क्या क्या है कि कोर्ट बाय विच डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड, किस कोर्ट के द्वारा डिग्री का निष्पादन या एग्जीक्यूशन हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि डिग्री के अंतर्गत यदि कोई पेमेंट वाली बात है तो पेमेंट को लेकर के क्या प्रावधान है। एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन को लेकर के है कि एग्जीक्यूशन का आवेदन प्रत्यावेदन कैसे होगा, मोड किस तरीके से होगा, किस प्रकार से रीति से होगा। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से प्रश्न हैं जिनको डिटरमाइन करेगा वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जिस समय एग्जीक्यूट कर रहा हो। तीसरी यूनिट अपील की है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, मीन्स जो ओरिजिनल डिग्री है उसके विरुद्ध अपील कैसे होगी। अपील फ्रॉम अपीलेड डिग्री, जो एक बार अपील में है डिग्री, उसकी अपील कहाँ होगी, कैसे होगी। अपील से संबंधित जो जनरल प्रोविजंस हैं, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, पिछली बार आपने सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन पढ़ा होगा, अकिंचन व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति के द्वारा लाया गया बाद। इस बार आपको देखना है अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन। दूसरा उसके बाद आगे है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। हाईकोर्ट के रेफरेंस की क्या सकती है, रेफरेंस किस मामले में ले सकता है, कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर कोर्ट को लगता है कि रेफरेंस लिया जाना चाहिए हाईकोर्ट के द्वारा। रिव्यू का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब क्या है, रिव्यू कौन सी कोर्ट कर सकती है, रिवीजन कौन सी कोर्ट कर सकती है। क्या अपने निर्णय को वही कोर्ट जिसने निर्णय दिया है, जजमेंट दिया है, डिग्री दी है, क्या वो उसका रिवीजन खुद ही कर सकती है। आगे एग्जीक्यूशन है। चौथी यूनिट जो है वो पूरी की पूरी लॉ ऑफ लिमिटेशन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जिसमें आपको पढ़ना होता है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो इसको मर्यादा विधि भी कहते हैं, परिसीमा विधि भी कहते हैं लिमिटेशन एक्ट को। तो लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है लिमिटेशन का वो क्यों है, आखिर क्यों ऐसा कहा गया है कि अगर आपका कोई सिविल का मुकदमा है, कोई वाद है, तो आपको इतने दिन के भीतर ले आना है, आप इसके बाद नहीं ला सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्या क्यों हुई, क्यों पड़ी, वो समझ लीजिएगा। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन में मीनिंग, नेचर क्या है इसका, बार ऑफ लिमिटेशन एंड इट्स इफिकेसी को लेकर के है। सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है, कब आप कहेंगे कि आपके पास सफिशिएंट कॉज है जिस वजह से आपको ये विलंब हुआ है, या कौन कौन से चीज़ों को सफिशिएंट कॉज के अंतर्गत रखा गया है जिसका आप कहें कि जो दलील आप दे सकते हैं सफिशिएंट कॉज के तौर पर, उसकी मीनिंग और उसकी एप्लीकेबिलिटी, यहाँ से सवाल आपके लिए बनता है। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कब कहा जाएगा कि विधिक तौर पर आप डिसेबल रहे, उसका मीनिंग, स्कोप और इफेक्ट क्या है। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, तो ये जो तीनों चीजें हैं, सफिशिएंट कॉज, लीगल डिसेबिलिटी और कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, इन तीनों से मिला करके आपको एक आध सवाल, एक से दो सवाल मिल ही जाता है। जनरल प्रिंसिपल क्या है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के, और इसका मीनिंग, स्कोप और इट्स एक्सेप्शन, इसके जो अपवाद है वो क्या है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के। उसके बाद सबसे अंतिम में है लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो विधि है उसको लेकर के जो प्रावधान है वो क्या है, कैसे हैं, उसको लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर लें सवालों की जो पिछले वर्ष आए थे। तो देखिए, एक सवाल तो आपको जजमेंट डिग्री का मिलता है। वो जजमेंट एंड डिग्री के, चाहे वो कंटेंट को लेकर के हो, चाहे प्रोनाउंसमेंट को लेकर के हो, चाहे डिग्री के प्रकार को लेकर के हो, वो एक सवाल आपको मिलता है। अब सबसे पहला सवाल जो पिछली बार आया था वो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित था। क्या था कि जुडिशियल रिव्यू केवल तभी किया जा सकता है जब कोई गंभीर चूक हो। स्पष्ट कीजिए कि क्या न्यायिक त्रुटि के पहले कोई गंभीर त्रुटि हो चुकी हो, क्या आप उपरोक्त कथन से सहमत है, इस प्रकार सवाल पूछा गया था।
दूसरा सवाल पूछा गया था अपील और पुनरावलोकन के मध्य तुलना कीजिए। अपीलेट कोर्ट की शक्तियों के बारे में, पावर्स के बारे में पूछा गया था। सिविल कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पारित की जाती है उसके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में, मीन्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कब की जा सकती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा डिक्री या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन की प्रोसीजर के दौरान जो निर्णय देनदार की गिरफ्तारी, जजमेंट डेटर की गिरफ्तारी और उसकी हिरासत से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है उसकी चर्चा कीजिए। जीवन निर्वाह भत्ता के बारे में पूछा गया था, जीवन निर्वाह भत्ता क्या है और उसके भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। सवाल यहाँ पर एक और देखिए, एक सवाल है कि कानून सतर्क लोगों की सहायता करता है। ये कोर्ट की तरह पूछा गया है, कानून सतर्क लोगों की सहायता करता है, ना कि उनकी जो अपने अधिकारों की अनदेखी करते हैं। जब आप लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। व्याख्या कीजिए। उसी के बाद है परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि पर धोखाधड़ी या गलती के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। उसके लिमिटेशन एक्ट के सारे सवाल हैं। एग्जीक्यूशन में प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के एग्जीक्यूशन के रूल्स के बारे में आया था। पिछले बार का जो पेपर था उसमें लगभग सारे सवालों में ए बी करके सवाल पूछे गए थे, मीन्स लेंदी पेपर था। उसके बाद था एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के एग्जीक्यूशन पर रोक का आदेश कब दे सकता है। आगे सवाल था सिविल कोर्ट को किसी पक्ष का ऐसा कदम उठाने या सबूत पेश करने या किसी अन्य आधार पर स्थगन प्राप्त करने में देरी करने के लिए खर्च वसूलने का अधिकार है। व्याख्या कीजिए। कॉस्ट लगाने का अधिकार है, व्याख्या कीजिए। फिर सवाल पूछा गया था कि सिविल कोर्ट के द्वारा इंटरेस्ट और कॉस्ट से संबंधित जो प्रावधान है, इंटरेस्ट और कॉस्ट से संबंधित प्रावधान सिविल कोर्ट के द्वारा जो है उन पर चर्चा कीजिए। फिर सवाल था कि क्या सीपीसी के द्वारा सिविल मामले में जजमेंट में किसी परिवर्तन की अनुमति है। जो अल्टरेशन ऑफ जजमेंट हम लोग शुरुआत में जो सिलेबस में देख रहे थे उसकी अनुमति है। किसी जजमेंट की विभिन्न महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए, जजमेंट के बारे में है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत कानूनी विकलांगता से आप क्या समझते हैं, लीगल डिसेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। लीगल डिसेबिलिटी के दौरान लिमिटेशन की गणना, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम की जो गणना है उसके बारे में था। अपील का ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या है और मेमोरेंडम ऑफ अपील की जो इसेंशियल एलिमेंट है वो क्या क्या है। क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन की व्याख्या कीजिए और लेटर्स पेटेंट अपील क्या है। आप अगर सिलेबस उठा करके देखिए और सिलेबस उठा के देखने के बाद ये आप क्वेश्चन पेपर देखिए तो इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगेंगे कि आपके सिलेबस में नहीं है या आप पढ़ करके नहीं आए हैं या कहाँ से पूछे गए हैं, कहीं एलियन टाइप के क्वेश्चन हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो सीपीसी का पेपर है या कोई भी आपका जो पेपर है उसमें आप बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल आ जाएगा इसकी उम्मीद मत किया करिए। थोड़ा बहुत, जैसे एक सवाल ये वाली बात है कि कानून जो है वो अनदेखी वाली जो बात है, कानून सतर्क लोगों की सहायता करता है ना कि उनकी जो अपने अधिकारों की अनदेखी करते हैं। व्याख्या कीजिए। जिस समय आप लिमिटेशन पढ़ते हैं, जिस समय आप देखते हैं तो वहाँ पर एक सामान्य सी बात है कि यदि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, यदि आपके ज़मीन के सामने, यदि आपकी खाली पड़ी भूमि पर किसी ने अपना दरवाज़ा खोल दिया है या उसका पानी वहाँ से बहना शुरू हो गया है या उसने वहाँ पर थोड़ा बहुत निर्माण करने का प्रयास किया है, वहाँ पर उसने अपना खूंटा गाड़ दिया है और आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं, तो कितने समय तक आखिर जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो कितने समय तक आपको अनदेखी करने का अवसर देगी कि हाँ ठीक है आप आज नहीं कल आ जाना, साल 2 साल 10 साल बाद आ जाना। तो क्या ये जरूरी है, क्या ये ठीक है, क्या ये युक्तियुक्त है। तो यहाँ पर जो क्रिमिनल लॉ है और जो सिविल लॉ है उसका दोनों का जो ये समय का निर्धारण है वो एकदम अलग है। किसी के साथ, किसी के घर में कोई हत्या हुई हो, किसी के साथ कोई रेप हुआ हो, किसी के साथ कोई बहुत जघन्य वारदात हुई हो, तो वो जरूर वो परिवार या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति या उससे पीड़ित व्यक्ति जरूर साल 2 साल 3 साल ले सकता है अपने को संभालने में और अपनी स्थिति को सुधारने में, ताकि वो अगले उस मजबूत व्यक्ति के खिलाफ, जिससे वो पीड़ित है, परेशान है, डरा हुआ है, उसके खिलाफ जाकर के मुकदमा दर्ज कराए, तो वो समय ले सकता है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो रहा है, आपका कहीं पर आपको कहीं कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करना है, अब वहाँ लंबे समय तक आप बैठे हुए हो गए, आज नहीं कल चले जाएंगे, मेरे पास तो बहुत व्यस्तता है। तो जैसे आपके पास व्यस्तता है वैसे सीपीसी के पास व्यस्तता है, सॉरी लॉ ऑफ लिमिटेशन के पास भी व्यस्तता है। तो ये थोड़ा सा कहें कि सैद्धांतिक किस्म का सवाल है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा जो लॉ ऑफ लिमिटेशन की जो फिलॉसफी है वहाँ जाना पड़ेगा। तो टू द पॉइंट का, जैसे वो लेटर्स, ये मेमोरेंडम ऑफ अपील वाली बात है, अब सीधे आप अपील पढ़ करके आ रहे हैं बार बार, अपील मेमोरेंडम ऑफ अपील आ गया। ये जो लास्ट वाली बात हम लोगों ने कही कि क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन वाली बात, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे तब होगा। बाकी ऐसा नहीं है 10 में से 5 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे कि अगर आप केवल 1-2 दिन पढ़ करके आ रहे हैं तो भी आपके 5 सवाल हो जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा सवाल करने के लिए या बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए आने के लिए सीपीसी जैसा विषय समय लगता है उसमें।
अब हम लोग बात करते हैं अपने उन सवालों की जिनके आने की उम्मीद है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जजमेंट और डिक्री से एक सवाल आता ही आता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट को लेकर के, डिक्री के प्रकार को लेकर के, कौन कौन से ऑर्डर डिक्री के तौर पर डिक्री के तरह हो सकते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो जजमेंट की जो डेफिनेशन है, जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट की जो प्रक्रिया है उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। डिक्री के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको डिक्री के अंदर डिटरमाइन कर दिया जाता है इस प्रकार से कि उसको थोड़ा बहुत पेचीदा करके आपसे पूछा जाने की उम्मीद है। तो डिक्री और जजमेंट का जो हिसाब किताब है उसको अपना एकदम स्पष्ट रखिएगा। फिर हम आगे बढ़े तो इंटरेस्ट और कॉस्ट से एक सवाल पूछा जाता है। तो इंटरेस्ट और कॉस्ट को लेकर के समझ लीजिएगा जो उसके इंटरेस्ट और कॉस्ट के संबंधित प्रावधान है। मैं एक सवाल आपको पढ़ करके सुना देता हूं कि इंटरेस्ट के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो उसके वेरियस काइंड्स है, उसकी विवेचना कीजिए। क्या इंटरेस्ट के क्लेम के लिए कोई पक्षकार अलग से वाद ला सकता है, सूट ला सकता है? ब्याज के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। क्या ब्याज के दावों के लिए कोई पक्षकार अलग से वाद ला सकता है? यहीं पर एक सवाल है कॉस्ट को लेकर के कि धन की अदायगी के लिए डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो जजमेंट डेटर है के निरोध तथा छोड़े जाने से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। जीवन निर्वाह भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता आपसे 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो एक तो हो गया डिक्री जो जजमेंट वाली बात। दूसरी बात, हम लोगों को इंटरेस्ट और कॉस्ट को कायदे से समझना है। कभी कभी मीन्स प्रॉफिट भी पूछा गया है, आप उसको मिसने प्रॉफिट, अंतःकालीन लाभ या मीन्स प्रॉफिट जो भी समझ लीजिए। तो जजमेंट डिक्री वाला एक सवाल इंटरेस्ट और कॉस्ट से। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो मीन्स प्रॉफिट हम लोगों ने बात कर ली। कभी कभी ए बी करके, जैसे पिछली बार ए बी करके सवाल पूछा गया है, तो वैसे कभी कभी ए बी करके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी पूछा गया है, मीन्स प्रॉफिट के बारे में भी पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन को लेकर के एक सवाल आता है। तो एग्जीक्यूशन के जो रूल्स हैं वो आप कायदे से देखिएगा। एग्जीक्यूशन के रूल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से रूल्स एग्जीक्यूशन के, उसको आप समझ लीजिएगा। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तीनों का मतलब समझ लीजिए कि हाईकोर्ट के से रेफरेंस लेने का मतलब क्या है। रिव्यू किस स्थिति में होगा, रिव्यू कौन सी कोर्ट करेगी, क्या जिसने सुनाया है जजमेंट वही रिव्यू कर सकता है। रिवीजन में भी यही चीज कि क्या रिवीजन का अधिकार उसी न्यायालय को जिसने वो निर्णय सुनाया है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एग्जीक्यूशन की बात हम लोगों ने कर ली। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, अपीलेट कोर्ट के पास क्या शक्तियां होती हैं, वो सब आपके लिए जरूरी है, देख लीजिएगा। और वहीं पर इंडिजेंट पर्सन के द्वारा जिस प्रकार से आप सूट बाय इंडिजेंट पर्सन पढ़ते हैं वैसे ही देख लीजिएगा कि अपील बाय इंडिजेंट पर्सन में क्या ऐसा विशेष है कि उसको विशेष रूप से पढ़ने की या समझने की आवश्यकता है। एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा अपील की जा रही है, एक इंडिजेंट पर्सन के द्वारा अपील की जा रही है, तो दोनों में अंतर क्या है, क्या चीजें हैं जो इंडिजेंट पर्सन के पास ही है एक्सक्लूसिवली, सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। फिर हम आगे बढ़े तो कभी कभी इंटरेस्ट की रेट को 6% वगैरह लिख करके उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल किस्म का भी सवाल बनाने का प्रयास किया गया है, तो वहाँ घबराने की बात नहीं है। आप जब इंटरेस्ट और कॉस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो रेट वगैरह सब लिखा हुआ होता है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, वहीं पर ये भी देख लीजिएगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें कोर्ट जो इंटरेस्ट है वो लागू करने से, लगाने से मना भी कर सकता है। तो क्या, और वो हम लोगों ने बात कर ली कि क्या ब्याज के दावे के लिए, इंटरेस्ट के क्लेम के लिए अलग से पार्टी जो है वो मुकदमा लाएगी, सूट फाइल करेगी, या वैसे ही। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात हम लोगों ने कर ली, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लें लिमिटेशन वाले से। वहाँ से दो मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपको उस प्रकार का जो लिमिटेशन एक्ट का जो उद्देश्य है, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, और जैसे एक लाइन में लिखा हुआ है कि विधिक नियोग्यताएं, लीगल डिसेबिलिटी समय के प्रवाह को रोक देती है। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम जो है, लीगल डिसेबिलिटी यदि कोई है तो जो कंटिन्यूअस पीरियड है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम है, वो रुक जाता है। इसकी चर्चा करिए। तो लीगल डिसेबिलिटी, सफिशिएंट कॉज और कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम पीरियड, इन तीनों को कायदे से आपको समझना है। हो सकता है एक ही सवाल में तीनों चीजें जोड़ करके पूछी जाए, हो सकता है एक से दो सवाल आपको मिल जाए कि लिमिटेशन एक्ट के विषय में बताओ, लिमिटेशन एक्ट के उद्देश्य क्या है, क्या उसकी आवश्यकता है, इस प्रकार से। और जैसे एक सवाल इस प्रकार से है कि लिमिटेशन जो है वो रेमेडी को बाधित कर सकता है, लिमिटेशन जो है वो रेमेडी को बाधित कर सकता है, लेकिन राइट को नहीं। लिमिटेशन रेमेडी को माने उपचार को बाधित कर सकता है, लेकिन अधिकार को नहीं। उदाहरण सहित इसकी विवेचना कीजिए। और वहीं पर दूसरा सवाल इस प्रकार से कि कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, विधिक नियोग्यता, विधिक विकलांगता जो उसमें लिखा हुआ है, लीगल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होता है। तो उन तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझना है। और जो भी आपके उसमें इलस्ट्रेशंस दिए होंगे वो जरूर पढ़ करके आइएगा। कई बार आपसे इलस्ट्रेशन से सीधे पूछ लिया जाता है।
अपील की बात हम लोगों ने कर ली कि मूल डिक्री से अपील, अपीलेट डिक्री की अपील और अपीलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है इस प्रकार से। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन की बात हम लोग कर चुके हैं, और उसमें रेफरेंस रिव्यू रिवीजन जब आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो उसके इलस्ट्रेशंस हैं वो भी देखिएगा, और साथ में जैसे पुनरीक्षण को लेकर के सवाल है कि पुनरीक्षण के प्रावधान की व्याख्या कीजिए। पक्षकारों के अलावा सूचना मिलने पर क्या उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए किसी दस्तावेज को मंगा सकता है, इस प्रकार से जोड़ करके भी सवाल पूछा गया। लिमिटेशन की बात हम लोगों ने कर ली, इंटरेस्ट और कॉस्ट की बात हम लोगों ने कर ली, एग्जीक्यूशन की बात हम लोगों ने कर ली। कौन कौन से क्वेश्चंस को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन करती है ये भी आपसे पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिएगा कि जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रही है वो कौन कौन से चीज़ों को, कौन कौन से क्वेश्चंस को डिटरमाइन करती है, कौन कौन से क्वेश्चंस को सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ कहा जाता है, और लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। कभी कभी ए बी करके सवाल जो आपसे जब ये शॉर्ट आंसर का जमाना था तब पूछा भी गया है। हम लोगों ने बात करी कि 6% के रेट वाली बात एक बार पूछी गई है कि 6% का रेट उसमें इंटरेस्ट में दिया हुआ है। अब सवाल एक है कि सीपीसी के अंतर्गत रेफरेंस और रिवीजन के प्रावधानों रेस जुडिकेटा के साथ में जोड़ करके भी कभी कभी इसको रिव्यू रिवीजन को रेस जुडिकेटा के साथ जोड़ा गया है। आपने पिछली बार रेस जुडिकेटा पढ़ा हुआ है तो रेस जुडिकेटा के साथ उसको थोड़ा सा जोड़ा भी गया है कभी कभी, सदैव नहीं। तो आप उसको थोड़ा सा रेस जुडिकेटा के साथ भी पढ़ लीजिएगा कि क्या बार बार रिव्यू करने से या क्या बार बार रिवीजन करने से रेस जुडिकेटा की जो बात थी वो प्रभावित हो रही है। तो एक बार हम लोग सिलेबस फिर से देख लें। लिमिटेशन से हम लोगों ने बात करी है, यहाँ पर अपील की बात कर ली। अपील आप इंडिविजुअल पर्सन वाला जरूर देख लीजिएगा कि उसके लिए क्या विशेष प्रावधान है। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन हम लोगों ने बात कर ली। एग्जीक्यूशन की बात की। एग्जीक्यूशन की जो रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको देख लीजिएगा। डिक्री की बात हम लोगों ने कर ली। डिक्री में कभी कभी डिक्री के साथ में कि डिक्री में प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक डिक्री से आप क्या समझते हैं, उसकी अंतर्वस्तु यानी कंटेंट वगैरह आप समझ ही लिए हैं। प्रयास करेगा कि डिक्री और जजमेंट की जो डेफिनेशन है वो हूबहू अगर याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि आप डिक्री की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसी को तोड़ करके, उसी को छोटा छोटा करके पार्ट्स में, उसको हिस्से में हेडिंग बना करके वहाँ पर आप उसको और बढ़ा करके डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस आपके पेचीदे पेपर के लिए। थोड़ा सा मुझे पेचीदा लगता है क्योंकि इसमें ऑर्डर अलग है, रूल अलग हैं और सेक्शंस अलग हैं, सबको मिला करके लिखना होता है। खैर, आपका पेपर अच्छा और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।